आज की क्लास का टॉपिक रहेगा मिशेल फुको। मिशेल फुको कौन है? ये हमारे फ्रांस के दार्शनिक हैं, है ना? ये फ्रेंच फिलोसोफर हैं और सोशल थ्योरिस्ट हैं, यानी कि ये सामाजिक विचारक हैं। आज तक आपने सोशियोलॉजिस्ट को, समाजशास्त्री को आपने पढ़ा है, लेकिन मिशेल फुको अपने आप को समाजशास्त्री नहीं कहते हैं। ये कहते हैं कि मैं समाजशास्त्री नहीं हूँ, मैं फिलोसोफर हूँ। लेकिन इनकी जो स्टडी रही है पावर का, नॉलेज का, डिस्कोर्स का, सोशल कंट्रोल का, इन सबों का इन टॉपिक पे इन्होंने जो स्टडी किया है, उनका समाजशास्त्र पे बहुत गहरा असर पड़ा है। इसलिए इनको हम सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री भी कहते हैं, है ना? तो इनका मेन कांसेप्ट क्या है एज ए फिलोसोफर, जिसको सोशियोलॉजी में हम यूज करते हैं, उसको हम देखेंगे। जैसे पावर नॉलेज रिलेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि क्या है, इसको इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है, बताया है, उसको हम देखेंगे। डिस्कोर्स क्या है ना? उसको देखेंगे कि डिस्कोर्स क्या है, विमर्श क्या होता है ना? डिसिप्लिन क्या है, सर्विलियंस क्या है, एंड पैनोप्टिकॉन क्या है ना? सर्विलियंस आप देखेंगे, और पैनोप्टिकॉन, पैनोप्टिकॉन क्या है कि किससे इन्होंने लिया, है ना? और उसको एज अ मेटाफोर इन्होंने यूज किया सोशियोलॉजी में, ठीक है? सर्विलियंस क्या है हम देखेंगे, अनुशासन और निगरानी। उसके बाद आर्कियोलॉजी का क्या कंसेप्ट इन्होंने दिया है सोशियोलॉजी में, और जीनोलॉजी का, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। बायो पावर, बायो पावर क्या है, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, है ना? ये कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसको देखेंगे। इनका मेजर वर्क्स क्या है, ये क्या, कौन सा ऐसे लिखे, बुक लिखे, ठीक है, क्या वर्क किए जो पब्लिश हुआ, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद एज ए फिलोसफर, और इनका जो स्टडी था, जो टेक्निक था, उसको यदि इंडियन सोसाइटी पे देखा जाए तो उसका क्या रिलेवेंस है, प्रासंगिकता क्या है उसकी भारतीय समाज में, उसको देखेंगे। मैं आपको वन लाइनर नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया हूँ, है ना? जो इनका कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, उसको वन लाइनर फॉर्मेट में भी आपको दिया हूँ, उससे आप आसानी से रिवाइज कर लेंगे। 2014 से 2025 तक यूजीसी नेट द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खासकर इनका मिशेल फूको के बारे में रिलेटेड, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं आपसे पूछूंगा और करवाऊंगा भी उसको, ठीक है, या प्रोवाइड करूंगा, आप उसे कर भी लीजिएगा। ये जो मेरी क्लास होगी वो हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स आसानी से मिशेल फूको का कंसेप्ट बढ़िया से समझ सकें, है ना? और आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। नमस्कार, मैं इंजीनियर अजीत, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र में। मैं आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीटीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एलटी ग्रेड, ठीक है, नेट, यानी कि यूजीसी नेट द्वारा जो एग्जाम होता है उसका, और साथ ही साथ वेरियस स्टेट द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम कराते हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, है ना? ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहते हैं उसको कैसे आप सॉल्व करें इनके कंसेप्ट के थ्रू, तो वो आप इस वीडियो से आप समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा मिशेल फुकोल्ट, है ना? ये है 1926 में हमारे जन्मे, है ना? और 1984 में इनका डिमाइज हो गया, देहांत हो गया। ये हमारे फ्रेंच फिलोसफर हैं, है ना? ये फ्रांस के हैं, ठीक है? फ्रांस, फ्रांस के ऊपर आप देखेंगे तो आपका जर्मनी, और इसके फ्रांस के ईस्ट में देखेंगे तो स्विट्जरलैंड, ठीक है? ओके, और उसके ईस्ट में देखेंगे तो आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो ये हमारे फ्रेंच के फिलोसफर हैं, है ना? दार्शनिक हैं और सोशल थियोरिस्ट हैं, यानी कि ये हमारा सामाजिक विचारक है। इनका जो आइडिया है ना, एज ए फिलोसफर और एज ए विचारक, उसने क्या किया कि सोशियोलॉजी को बहुत ज़्यादा गहरे से प्रभावित किया, ठीक है? स्पेशली इन द स्टडी ऑफ पावर, यानी कि सत्ता क्या है, नॉलेज ज्ञान क्या है, डिस्कोर्स यानी कि विमर्श क्या है, और सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण क्या है। तो इनका जो आइडिया था, जो दर्शन था, या जो विचार था, है ना, उसको इन्होंने समाजशास्त्र में यूज किया कि पावर क्या है, सत्ता क्या है, नॉलेज क्या है, डिस्कोर्स क्या है, और सोशल कंट्रोल क्या है, उसको हम समझेंगे। ऑल्दो ही डिड नॉट डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए सोशोलॉजिस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले पहले बताया कि इन्होंने अपने आप को एज ए सोशोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री डिक्लेयर नहीं किया, डिस्क्राइब नहीं किया। हिज वर्क प्रोवाइड पावरफुल टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन। लेकिन यद्यपि फूकोल्ट ने स्वयं को समाजशास्त्री नहीं मानते थे, फिर भी उनके विचार आधुनिक समाज को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है, ठीक है? इनका जो सोशियोलॉजिकल जो ओपिनियन था, उसने क्या किया कि जो हमारे पारंपरिक, यानी कि ट्रेडिशनल जो व्यू है ना, उसको चैलेंज किया। कहा कि जो ट्रेडिशनल व्यू हैं, किसके प्रति? ट्रेडिशनल व्यू ये कहते हैं कि जो हमारा पावर है, वो हमारा सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रीकृत है, रिप्रेसिव है। रिप्रेसिव मतलब ये हमारा
दबाना या दमनकारी, है ना? ये दमन करने वाला है, सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रीकृत है और हेल्ड ओनली बाय द स्टेट। यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल जो व्यू है, यानी कि जो पुरानी मान्यताएं हैं, उसमें ये था कि हम मानते थे कि जो हमारा पावर है वो किसी एक के पास रहेगा, है ना? अब वो जो किसी एक के पास रहेगा वो दमन करेगा लोगों का, और और किसके पास वो रहेगा? जिसके हाथ में रहेगा वही पूरा स्टेट रहेगा। यानी कि आप एग्जाम्पल के तौर पे एज ए राजा मान लीजिए कि पहले जो हमारे एंशिएंट एरा में प्राचीन भारत में जो हमारे राजा हुआ करते थे, तो उनके क्षेत्र में, है ना, सब कुछ उस राजा के हाथ में ही हुआ था, है ना? तो ये हमारा ट्रेडिशनल व्यू है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ये यानी फुकोल्ट साहब ने क्या किया कि पावर को एडुकेशन से इन्होंने जोड़ा, है ना? पावर को नॉलेज से इन्होंने जोड़ा और उस पे उन्होंने कंसेप्ट दिया, उसको हम समझते हैं। इन्होंने कंसेप्ट दिया कि पावर नॉलेज रिलेशनशिप, सत्ता ज्ञान का संबंध क्या है। ठीक है, अब तक आप देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल व्यू में कि पावर क्या थी। अब देखिए कि पावर क्या है। फुकोल्ट कहते हैं आर्ग्यू दैट पावर एंड नॉलेज आर इनसेपरेबल, यानी कि पावर और नॉलेज यानी सत्ता और ज्ञान को अलग आप नहीं कर सकते। ठीक है, जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान है, इज नॉट न्यूट्रल और प्योरली साइंटिफिक, यानी कि हमारा जो ज्ञान है ये हमारा न्यूट्रल नहीं है ना? और नहीं पूरा साइंटिफिक है। ठीक है, वैज्ञानिक स्तर पे भी नहीं है और न्यूट्रल भी नहीं है ना? ये क्या है? बट इज प्रोड्यूस्ड विद इन सोशल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, यानी कि सामाजिक, जो समाज की संदर्भ क्या है ना? सामाजिक संदर्भ, है ना? और राजनीतिक संदर्भ के माध्यम से ये हमारा प्रोड्यूस होता है। एंड इन टर्न और टर्न में हमारा रीइंफोर्स पावर, यानी कि अब जब ज्ञान की बारी आती है तो हम इस पावर को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि सत्ता और ज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं है। कोई भी ज्ञान, ठीक है, निरपेक्ष तटस्थ नहीं होता, बल्कि वह सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में उत्पन्न होता है और सत्ता को मजबूत करता है। ठीक है, इसका ये कंसेप्ट है। आप समझ गए? अब तक था ट्रेडिशनल में। ट्रेडिशन में क्या था? आप देख रहे थे कि ट्रेडिशन यानी जो हमारा ट्रेडिशन था, ट्रेडिशन में क्या था? ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल में था कि जो हमारा पावर है, जो हमारा पावर है, सत्ता है, वो क्या है? सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, और हमारा क्या है ये हमारा रिप्रेसिव है, दमनकारी है। ठीक है, और एक हाथ में है। लेकिन अब जब मॉडर्न सोसाइटी की बात आती है, जो आधुनिक की बात आती है, तो इसमें हम, हमारे जो फुकोल्ट साहब हैं, फुकोल्ट, मॉडर्न फुकोल्ट, ये बोलते हैं कि नहीं, पावर जो है ये हमारा नॉलेज के साथ एसोसिएटेड है, ये हमारा कंबाइन है, ये नहीं होगा। ठीक है, ओके। और ये कहते हैं कि पावर और नॉलेज एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, एक दूसरे से आप अलग इसको नहीं कर सकते। ठीक है, एक समय हमारा जो सत्ता है वो ज्ञान को सपोर्ट करेगा और ज्ञान फिर सत्ता को सपोर्ट करेगा। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे कि मेडिकल नॉलेज, है ना, डिफाइन व्हाट इज कंसीडर्ड नॉर्मल एंड एबनॉर्मल हेल्थ। थ्रू दिस नॉलेज डॉक्टर्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, गेन अथॉरिटी, गेन अथॉरिटी ओवर पेशेंट्स। ठीक है, ये चीज है। और फिर शेपिंग देयर बॉडीज एंड बिहेवियर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मेडिकल नॉलेज है ना, अब जाते हैं सरकारी अस्पताल में, तो जो डॉक्टर्स हैं, है ना, या जो वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, तो उनके पास क्या होता है? मेडिकल नॉलेज होता है। तो वो मेडिकल नॉलेज ना तय करता है कि कौन स्वस्थ और कौन बीमार है ना? और इस ज्ञान के माध्यम से डॉक्टर और अस्पताल रोगियों पर नियंत्रण और अधिकार स्थापित करते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए जिसके पास ज्ञान रहेगा मेडिकल, इसमें अब आगे बात ना अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब पावर, पावर की बात आ गई, और नॉलेज मतलब एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन और पावर, अथॉरिटी, इन दोनों कैसे मिले हैं आप समझिए। यदि यदि मेडिकल नॉलेज आपके पास नहीं है ना, आप बीमार पड़े हैं, तो आप तो डॉक्टर के पास जाएंगे, आप इंजीनियर के पास नहीं जाएंगे, आप सोशोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आप इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर के पास ही हमारा मेडिकल नॉलेज है, वही हमें ट्रीट कर पाएगा। ठीक है, एक इंजीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर उसको ट्रीट नहीं करेगा। दो कारण है, एक तो उसके पास ज्ञान नहीं है, दूसरा उसके पास अथॉरिटी नहीं है ट्रीटमेंट करने का। अथॉरिटी किससे आती है? अथॉरिटी आती है हमारे एजुकेशन से। सत्ता किससे मिलती है? सत्ता मिलती है हमारी शिक्षा से।
ठीक है? तो जब ये सत्ता यानी कि जब नॉलेज डॉक्टर के पास इसने इसको पढ़ाई किया है, नॉलेज मिला है, तो उसी को अथॉरिटी मिल गई, वो ट्रीट कर रहा है और बाद में पेशेंट हमारे ठीक हो जाते हैं। ठीक है? अब जब नॉलेज के बारे में बात होती है, नॉलेज है क्या? आप देखेंगे कि अल्फ्रेड शुट्ज़ को आपको पढ़ाया था मैं, स्टॉक ऑफ नॉलेज, है ना? उसमें हर एक चीज़ जब तक आप एक्सपीरियंस जब उस चीज़ को कोई भी ऑब्जेक्ट वो भी एक ज्ञान है, जब उसको आप समझ गए तो वो भी नॉलेज में आ जाएगा। तो हर चीज़ को आप जानते हैं, हर चीज़ का रिलेवेंस है और आपके दिमाग में बचपन से वो चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं और वो हमारे आपके दिमाग में जब बिहेवियर बन जाएगा आपका, ठीक है? तो वही एक-एक नॉलेज, जैसे वह कार है, वह बाइक है, वह आदमी है, ये नॉलेज है। यही सब नॉलेज जब मिल गया तो उसका एक स्टॉक कहलाएगा, तो वही हमारा स्टॉक ऑफ नॉलेज दिया था और अल्फ्रेड शुट्ज़ ने उसको डिफाइन किया था। तो उसी प्रकार आप देखेंगे ये नॉलेज है, नॉलेज और पावर में रिलेशन ये समझ जाएँगे आप, ठीक है? आगे, ये देखेंगे कि डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब विमर्श, विमर्श है क्या? विचार विमर्श आप करते हैं, ठीक है? तो इसमें विमर्श को देखेंगे। ये जो विमर्श है ना, ये क्लोज़ली रिलेटेड टू पावर नॉलेज, फुकोल्ट फुकोल्ट जो आइडिया है, जो फुकोल्ट का आइडिया है पावर और नॉलेज का, है ना? उससे ये डिस्कोर्स हमारा रिलेटेड है। कैसे? सत्ता ज्ञान की अवधारणा से जुड़ा हुआ एक विचार ही हमारा विमर्श है। ओके? ये क्या है? रिफर टू ए सिस्टम ऑफ स्टेटमेंट्स, लैंग्वेज, प्रैक्टिसेस एंड थ्रू व्हिच रियलिटी वास्तविकता इज कंस्ट्रक्टेड एंड अंडरस्टूड। ठीक है? यानी कि विमर्श क्या है? एक समूह है। समूह किसका है? विचारों का। स्टेटमेंट मतलब विचारों का, भाषा का, है ना? और जो भी हमारे प्रथाएं हैं उनका, जिसके माध्यम से वास्तविकता को परिभाषित और समझा जा सकता है। ठीक है? यानी कि विमर्श क्या है? यानी कि विमर्श जो है वो हमारे क्या है? विचारों, भाषाओं, प्रथाओं का एक समूह है। ठीक है? जिसके माध्यम से थ्रू विच जिसके माध्यम से वास्तविकता रियलिटी वास्तविकता को परिभाषित और समझा जा सकता है। ठीक है? ओके। डिस्कोर्स क्या कहता है? डिफाइन करता है क्या? व्हाट कैन बी सेड, यानी क्या कहा जा सकता है? हु कैन स्पीक, कौन बोल सकता है? एंड व्हाट इज कंसिडर्ड ट्रू, और सत्य किसे माना जाएगा, है ना? तो ये कौन तय करता है कि कौन बोल सकता है, क्या कहा जा सकता है ना? किसे सत्य माना जाएगा? ये सब आपके जो विमर्श होते हैं आपके अंदर, जो आप विचार और विमर्श करते हैं, तो वो विमर्श ही डिफाइन करता है आपके अंदर कि नहीं ठीक है, क्या बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, वो सत्य है कि नहीं सत्य है, वो कौन डिफाइन करता है? वो आपके अंदर का जो हमारा डिस्कोर्स है, जो हमारा विमर्श है, वही करता है। और ये विमर्श कहाँ से आएगा? वो विमर्श जब तक आपके पास नॉलेज नहीं आएगी, है ना? और आपके पास उसका पावर नहीं रहेगा, तो आप नहीं बोल पाएँगे। यदि मान लीजिए आपके पास डिस्कोर्स आ गया, विमर्श बन गया नॉलेज के माध्यम से कि वो चीज़ गलत है। अब वो चीज़ गलत हो रही है ना? लेकिन आपके पास पावर नहीं रहेगा तो आप उसको बोल नहीं पाएँगे, आप तो डर जाएँगे। यानी कि उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी आपको आपके पास पावर रहनी चाहिए। यानी कि नॉलेज और पावर दोनों रहेगा, तभी आपका डिस्कोर्स सही से डिफाइन होगा। ठीक है? ओके। अब देखिए ये है द डिस्कोर्स ऑफ मैडनेस, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। द डिस्कोर्स ऑफ मैडनेस यानी कि पागलपन हैज चेंज हिस्टोरिकली। देखिए इसमें जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है ना? एग्जाम्पल है कि पागलपन, है ना? पागलपन समझते हैं आप मैडनेस। तो जब आप देखेंगे कि मिडाइवल एरा में, ठीक है, मध्य मध्यकाल में हम देखेंगे कि जो पागलपन को ना हम क्या समझते थे, यानी पागलपन को हम नैतिक पतन या ईश्वरीय दंड समझते थे। यार यार वो पागल हो गया है, क्यों पागल हो गया है? अरे यार ईश्वर ने उसको दंड दिया है, ठीक है? डिवाइन पनिशमेंट है या मोरल फेल्योर है, ये समझते थे। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरा, डिस्कोर्स का कंसेप्ट आया, डेवलप हुआ, नॉलेज और पावर इसमें आए, बोलने की अभिव्यक्ति शुरू हुई, नॉलेज बढ़ता गया, तब मॉडर्न सोसाइटी में क्या हुआ कि इट इज़ डिफाइंड एज़ द मेंटल इलनेस। यानी यही मैडनेस जो आप मध्यकाल में आप अ, दंडीय मतलब भगवान की तरफ से दिया गया दंड मान रहे थे, ईश्वरीय दंड मान रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ये ना तो भगवान के द्वारा दिया हुआ दंड है और ना ही नैतिक हमारा हनन है, नैतिक पतन है। बल्कि ये क्या है? ये हमारी दिमागी बीमारी है। जिस तरीके से हमारी फिजिकल बीमारी होती है, ठीक है? उसी प्रकार से ये हमारा मेंटल बीमारी है। और ये मॉडर्न सोसाइटी में जो हमारे पागलपन जिनके पास है, उनको क्या करते हैं? असाइलम में कन्फाइन करते हैं। उसमें जो मानसिक अस्पताल होता है, उसमें उनको रखा जाता है और जो उसके डॉक्टर और एक्सपर्ट होते हैं, वो उनका ट्रीट करते हैं और उनको सही करते हैं। अब आप समझिए कि यही यदि आपके पास नॉलेज और पावर नहीं आ रहता, तब ये डिस्कोर्स का कंसेप्ट कैसे बनता, ठीक है? और वो डेवलप कैसे होता? तब तो फिर यही जो मैडनेस है मिडाइवल एरा में भी हमारा वही उसी तरह का हम व्यवहार करते कि नहीं ईश्वरीय दंड है इसका। इस समय भी मॉडर्न सोसाइटी में भी यही मानते। लेकिन जब हमारा नॉलेज और पावर साथ में डिस्कोर्स आए, तब हम ये किए हैं, ठीक है? ओके। अनुशासन क्या है? ठीक है? डिसिप्लिन है क्या? इन हिज वर्क डिसिप्लिन एंड पनिश, इन्होंने एक किताब लिखा,
एक ऐसे लिखा, उसमें इन्होंने डिसिप्लिन एंड पनिश के बारे में समझाया है, और उसी वर्क है जिसका नाम है डिसिप्लिन एंड पनिश, वहीं में उसी में डिसिप्लिन को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उसमें कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये कहते हैं, ही आर्ग्यूड दैट पावर ऑपरेट नॉट मेनली थ्रू वायलेंस बट थ्रू स्पेशल टेक्निक दैट ट्रेन इंडिविजुअल टू बी ओबीडिएंट एंड रिप्रोडक्टिव, है ना। यानी ये कहते हैं, उनके अनुसार आधुनिक समाज में सत्ता हिंसा के माध्यम से नहीं, बल्कि अनुशासनात्मक तकनीकों के माध्यम से कार्य करती है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं कि मॉडर्न जो सोसाइटी है, उसमें जो भी हमारे पावर है, जो सत्ता है ना, वो हमारे हिंसा से नहीं होती है, बल्कि किससे होती है, हमारे जो डिसिप्लिन है ना, हमारा जो अनुशासनात्मक तकनीक है, उसके माध्यम से हमारा ये हमारी सत्ता चलती है। ठीक है, जो कि हमारे मिडाइवल में क्या था, एंशिएंट एरा में क्या था, कि सत्ता है किसी के एक हाथ में रहेगी, सेंट्रलाइज रहेगी और दमनकारी रहेगी। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ये हमारा क्या है, ये हमारा पावर जो है हिंसा से नहीं, बल्कि हमारा कुछ टेक्निक है जो इंडिविजुअल को ट्रेन करती हैं कि वो हमारे ओबीडिएंट और प्रोडक्टिव बने। ठीक है, इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं, ये कि ये ऐसे इंस्टीट्यूशन जो डिसिप्लिन मेंटेन कराते हैं। तो 4 इंस्टीट्यूशन का इन्होंने मेंशन किया। एक हमारा स्कूल, एक हमारा प्रिज़न एंड जेल, एक हमारा हॉस्पिटल और 4th वन हमारा आर्मी, यानी कि सेना। ये कहते हैं कि ये जो हमारे हैं, है ना? ये क्या करते हैं? ये सब हमारे यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? टाइम टेबल, समय सारणी, एग्ज़ामिनेशन, है ना? परीक्षा, सर्विलियंस, है ना? सर्विलियंस मतलब निगरानी, रूल, है ना? नियम। यानी कि आप देखेंगे कि समय सारणी, है ना? एग्ज़ाम, परीक्षा, निगरानी और नियमों के माध्यम से व्यक्तियों को आज्ञाकारी और उपयोगी बनाता है। ठीक है? ओके। तो इसमें क्या है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, ये हमारे 4 इंस्टीट्यूशन, ये सब हमारा ये प्रोसेस यूज़ करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बॉडी और माइंड को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है? और जब डिस्क्राइब करेंगे, तो फिर हमारा ये क्या करेंगे, ये हमारा डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल समझाऊँगा मैं आपको, स्कूल एग्ज़ामिनेशन है ना? तो स्कूल एग्ज़ामिनेशन जब एग्ज़ाम होता है तो क्या करता है? वो हमारा क्लासिफाई स्टूडेंट करता है, यानी कि स्टूडेंट को क्लासिफाई करता है ना? उसके बाद रैंक देता है कि ठीक है, इनका फर्स्ट रैंक है, इनका सेकंड रैंक है, इनका थर्ड रैंक है, इनका फोर्थ रैंक है, ऐसे। उसके बाद एंड इनकरेज सेल्फ रेगुलेशन, और उनके अंदर जो रेगुलेशन है, नियंत्रण का जो है, वो अपने आप खुद डेवलप करने को प्रेरित करता है। इस प्रकार देयर बाय, है ना, हमारा प्रोड्यूसिंग क्या प्रोड्यूस करता है, डिसिप्लिन इंडिविजुअल, है ना। इस प्रकार ये हमारा इंडिविजुअल को डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे पेनॉप्टिकॉन। ये हमारा पेनॉप्टिकॉन है क्या? देखिए, जो पेनॉप्टिकॉन है ना, इस क्या है कि मॉडल ऑफ सर्विलियंस लीडिंग टू सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि निगरानी की व्यवस्था है ये, जो आत्म अनुशासन उत्पन्न करती है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक एक थिंकर है, जेरेमी बेंथम, जेरेमी बेंथम। इन्होंने क्या किया कि प्रिजन डिजाइन में इन्होंने इसको हमारा पेनॉप्टिकॉन को मेंशन किया था। तो यहीं से ये हमारा फoucault ने इसको लिया है एज अ मेटाफोर, है ना। अच्छा, मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर का मतलब कि ये है, जैसे रूपक, है ना, एक दूसरे की किसी चीज की तुलना ना दूसरे से एकदम उसी की तरह करना। जैसे मन में सागर है, अब बोलते हैं ना, मन में सागर है, या वह कोयल की तरह गाती है। तो यानी कि यदि कोई सिंगर है, कोयल की तरह गा रही है, तो कोयल की तरह कोयल अलग गाएगा और वो अलग गाएगी। लेकिन आप बस तुलना कर रहे हैं, ये बस एक मेटाफोर लेके जा रहे हैं, मेटाफोर लेके जा रहे हैं आप, ठीक है? कि नहीं, उस तरीके से वो कर रही है, ठीक है? तो वो गा रही है, आप समझ गए ना? ठीक है, तो ये हमारा मेटाफोर है। तो मेटाफोर क्या करता है, इसमें क्या किया कि ये जो हमारा जेरेमी बेंथम का जो प्रेजेंट डिजाइन में इन्होंने इन्होंने बेंथम ने हमारा पैनोप्टिकॉन को यूज़ किया था, ठीक है? अब ये हमारा पैनोप्टिकॉन को यूज़ किस लिए किया था? इसमें ये था कि जो हमारा पेनाप्टिकॉन में, कि कैदी को यह महसूस होता है कि उस पर हर समय नजर रखी जा रही है। प्रिजन डिजाइन में इन्होंने लिखा कि कैदी को यह महसूस होता है कि उस पे हमेशा निगरानी की जा रही है। उसी सब को एक टर्म इन्होंने दे दिया, पेनॉप्टिकॉन। ठीक है, तो जो हमारा इनकम, है ना, जेरेमी बेंथम का जो हमारा पेनोप्टिकॉन है, उसी कंसेप्ट को एज अ मेटाफोर इन्होंने मॉडर्न सोसाइटी में लाया, वेयर सर्विलांस इज इंटरलाइज्ड, जहाँ पे निगरानी अपने आप बन जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, है ना, कि सीसीटीवी कैमरा इन पब्लिक स्पेसेस लीड पीपल टू फॉलो रूल्स इवन इन द absence ऑफ डायरेक्ट अथॉरिटी। यानी कि आप कहीं पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और आप देखेंगे कि लोगों को पता है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो लोग, जब लोग गुजरेंगे तो उनको पता है कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो अपने को पूरा डिसिप्लिन और बहुत अच्छे तरीके से चोरी चकारी या
धुन डट गई या किसी को मारना पीटने वाला काम नहीं किया, एकदम सेल्फ डिसिप्लिन का मैनर फॉलो करते हुए अपने आप वो चले जाएंगे, निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कोई हमको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई हमको रिकॉर्ड कर रहा है ना? तो इसमें ये होता है कि ठीक है, तो ये हमारा पैनोप्टिकॉन ये हो जाएगा, ठीक है? इतना ही है, ज़्यादा समझाएँगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़ होंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, नेक्स्ट इनका टॉपिक है बायो पावर क्या है? बायो पावर जो है ना, ये एसोसिएटेड विद द मिसेल फoucault। ये है क्या? जो बायो पावर है ना, रिफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, ये बस इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, नॉट इंडिविजुअल, है ना? किसी व्यक्ति विशेष को ये कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि जो हमारे पॉपुलेशन है, उसको रेगुलेट करता है। और कौन करता है? बाय स्टेट्स, स्टेट के द्वारा, जिसके पास अथॉरिटी होगी। एग्जाम्पल ऑफ बायो पावर क्या है? जैसे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, है ना? ठीक है, पब्लिक, अब जाएंगे, ठीक है, यानी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में ये हमारा एग्जाम्पल है, यानी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू हम पॉपुलेशन को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। वैक्सीनेशन कैंपेन, जो हमारा वैक्सीनेट हम चलते हैं, जो हम चला रहे हैं, वैक्सीनेशन, है ना? पोलियो का वैक्सीनेशन, कोविड का वैक्सीनेशन, इस सबों से हम पॉपुलेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज, परिवार नियोजन जो कार्यक्रम बने हैं, है ना? उसको भी, उसके थ्रू भी हम पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं। तो ये सब हमें हमारे बायो पावर के एग्जाम्पल आ गए। पॉपुलेशन सेंसस, जो हमारा जनगणना होती है, वो भी हमारा क्या है? वो हमारा बायो पावर है, ठीक है। क्या करती है वो? रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये है। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड ये नहीं है, समझने में दिक्कत नहीं होगी। बस समझिए कि बस टर्मिनोलॉजी इसकी हार्ड है कि बायो पावर क्या है? कुछ नहीं, बायो पावर, बायो पावर मतलब जो कि पॉपुलेशन को जो कंट्रोल करे, ठीक है। राज्य द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने की शक्ति को बायो पावर कहते हैं, और कुछ नहीं है। ओके, ठीक। आर्कियोलॉजी एंड जीनियोलॉजी क्या है ना? देखिए, पुरातत्व और वंशावली है क्या? पुरातत्व जो है, एग्जामिन द हिस्टोरिकल कंडीशन, है ना, दैट मेक सर्टेन फॉर्म ऑफ द नॉलेज पॉसिबल। यानी कि आर्कियोलॉजी में क्या है कि पुरातत्व ज्ञान की ऐतिहासिक संरचनाओं का अध्ययन करता है ना? उसके बाद वो डिसाइड करता है, ठीक। वेयर एज, जबकि जो हमारा वंशावली है, वो क्या करता है कि वंशावली यह दिखाती है कि किस प्रकार सत्ता का संबंध किसी ज्ञान को सत्य बना देती है। यानी कि एक्सपोज द पावर रिलेशन बिहाइंड एक्सेप्टेड ट्रूथ, यानी कि जो सत्य आप मान चुके हैं, है ना, उसके पीछे सत्ता का क्या रोल है। आप देखते हैं कि जब कोई पॉलिसी बनती है किसी किसी भी सरकार के टेन्योर में, किसी भी सरकार के दौरान, तो उस समय वो चीजें पूरी सत्य रहती हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता, ना नकारते हैं आप। लेकिन जैसे ही दूसरी सरकार बनती है, ठीक है, तो फिर उसकी क्रिटिसाइज करती है और कहती है कि वो हमारा खराब है। तो आप भी धीरे धीरे आप उसको इंटरलाइज कर लेते हैं कि नहीं यार वो खराब था, तभी ये नया चीजें हमारा आया है, ठीक है। जैसे हमारा PSLV 3 हो गया, PSLV 4 हो गया। तो आप जब PSLV 3 आया, तो उस समय माना जाता था कि नहीं यार सबसे बेस्ट है उस समय तक के लिए। लेकिन जब हमारा PSLV 4, 5, 6, 7 आए, तब अब समय के अनुसार 3 गलत हो गया और 4 और 5 सही हो गए, क्योंकि उस समय की बात है और पावर की बात है, ठीक है। जैसे अभी हमारा मनरेगा, जी राम जी, तो वहां से अभी आप समझ सकते हैं। ये फुकोल्ट क्या बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग वेदर नॉलेज इज ट्रू और फॉल्स, है ना, यानी कि नॉलेज इज ट्रू और फॉल्स, फुकोल्ट आस्क हाउ इट केम टू बी एक्सेप्टेड एज ए ट्रू, ठीक है। इन्होंने, जो फुकोल्ट ने इस पे फोकस किया कि वो सत्य कैसे बना और सत्य को कैसे आप मान लिए, है ना, इस पे इन्होंने फोकस किया है, ना कि वो गलत है या सही है, नहीं, वो कैसे मान लिया गया, वो हमारा सत्य है, ठीक है। इनके जो मेजर वर्क हैं उसको देखेंगे हम। जैसे डिसिप्लिन एंड पनिश, आप देखें, डिसिप्लिन से ही हमें डिसिप्लिन कंसेप्ट आया। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये भी देखेंगे। द बर्थ ऑफ क्लिनिक, जो बर्थ ऑफ क्लिनिक आया वहां से आप देखेंगे कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास मेडिकल नॉलेज आ गया, ठीक है। उसके बाद जब नॉलेज आ गया तो उनके पास पावर आ गया, ठीक है। और जब नॉलेज और पावर आ गया तो उसे उन्होंने एसोसिएट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इनका है वर्क, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का आर्कियोलॉजी क्या है, तो यानी कि किस तरीके से हिस्टोरिकल आप उस चीज को देखते हैं। रेलिवेंस फॉर इंडियन सोसाइटी, देखिए रेलिवेंस फॉर इंडियन सोसाइटी क्या है कि इनका जो कंसेप्ट है ना, इनका फुकोल्ट का जो कंसेप्ट है आपका क्या करने का, कि पावर, नॉलेज, डिस्कोर्स और सोशल कंट्रोल का, है ना, तो उसी को आपका इंडियन सोसाइटी में किस तरीके से यूज करना है उसको समझाया है। देखिए, ये कहते हैं फुकोल्ट हेल्प्स एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, कास्ट सर्विलियंस। अभी आप देखेंगे सर्विलियंस पे ज्यादा इन्होंने फोकस किया, है ना। और सर्विलियंस पे फोकस कर रहे थे तो पेनाप्टिकॉन पे फोकस करते थे वो, है ना। तो पेनाप्टिकॉन का फोकस करते थे, तो यानी कि उन्हीं का जो कंसेप्ट चला है उसको आप इंडिया के कास्ट सर्विलियंस में आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम सिस्टम, एग्जाम सिस्टम क्या करता है, यानी कि स्कूल का जो एग्जाम सिस्टम है क्या करता था, उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया डिसिप्लिन में, कि वो क्लासीफाई करता है स्टूडेंट्स को, रैंक देम एंड इंक्रीज सेल्फ रेगुलेशन, है ना।
और जब ये सब चीज़ें करता है तो देयर बाय प्रोड्यूसिंग डिसिप्लिन इंडिविजुअल। तो जब एग्जाम वो कराएगा, क्लासीफाई करेगा, रैंक करेगा, तो उसी तरीके से हमारा जो व्यक्तिगत है वो हमारा डिसिप्लिन में आ जाता है। फिर हमारा पॉलिसिंग, जो भी हमारे पॉलिसिंग बन रहे हैं, है ना, वो क्या है उसको समझेंगे। और हमारा मेडिकल अथॉरिटी में जो भी हमारे मेडिकल अथॉरिटी है, तो वो उसको क्यों सत्ता दी गई, वो क्यों ट्रीटमेंट कर रहा है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है। और उसके पास नॉलेज है तो नॉलेज के साथ ट्रीटमेंट करने के लिए गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो यानी कि उसको पावर मिल जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीमार है आप तो एसडीएम के पास है पावर तो वो कर देगा, नहीं नहीं नहीं, एसडीएम का पावर अलग है, फील्ड अलग है, नॉलेज अलग है। ट्रीटमेंट का नॉलेज उनके पास नहीं है। तो जिस चीज का नॉलेज जिसके पास रहेगा, है ना, उसी के पास उस फील्ड का अथॉरिटी मिलेगी। ठीक है, ओके। वन लाइनर नोट्स क्या है देखेंगे इनको। इसमें यह है कि फुकोल्ट वाज नोन फॉर द स्टडी फॉर पावर एंड नॉलेज, जो कि आप देखें। जो फुकोल्ट रिजेक्टेड द आइडिया दैट पावर इज हेल्ड ओनली बाय द स्टेट। ठीक है, ये जो सेंट्रलाइज पे फोकस नहीं है, ये क्या कहते हैं कि नहीं, किसी एक हाथ में नहीं, किसी एक चीज में नहीं, हम ना, इसने इसलिए इन्होंने जो स्टेट के द्वारा पावर को माना जाता है कि कंट्रोल किया जाता है, उस कंसेप्ट को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पावर इज एवरीवेयर एंड ऑपरेट्स थ्रू एवरीडे सोशल प्रैक्टिसेस, यानी प्रतिदिन की जो सामाजिक क्रियाएं हैं, है ना, उसके थ्रू हमारा पावर जनरेट होता है ना। और पावर क्या है, पावर हर जगह है, पावर हर जगह है, सत्ता हर जगह है। और सत्ता हर जगह है तो ऑपरेट कैसे होता है, जो आप डेली कार्य कर रहे हैं उसके थ्रू होता है। नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड सेप्ड बाई पावर रिलेशन। देखिए, नॉलेज क्या है, ठीक है, यानी कि नॉलेज है ना, कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसके थ्रू ही आपको नॉलेज डेवलप होगी, है ना। लेकिन उसको सेप कैसे मिलता है, यानी यदि किस तरीके से उसको पावर मिलेगी, है ना, तो पावर के थ्रू उसको डिजाइन बन जाती है। ठीक है, ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होता है और सत्ता संबंधों से प्रभावित होता है। ठीक है, बायो पावर रिफर्स टू रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन बाय स्टेट, इसको आपने देखा है ना। जेनोलॉजी एक्सपोज पावर रिलेशन बिहाइंड एक्सेप्टेड ट्रूथ, यानी कि जो जेनोलॉजी का बात देखेंगे उसमें यह है कि हमारा जो सत्य है उसके पीछे पावर का क्या संबंध है, उसको एक्सपोज करता है जेनोलॉजी। फिर से, यानी कि जो सत्य है, जिस सत्य को आप मान रहे हैं, तो उस सत्य के पीछे छुपा हुआ सत्ता क्या रही है ना, उसको आप जेनोलॉजी कहेंगे। ट्रूथ इज प्रोड्यूस्ड बाय पावर, सत्य जो है वो सत्ता के द्वारा ही पैदा होती है, और न कि नॉट डिस्कवर्ड ऑब्जेक्टिवली। आप इसको ऑब्जेक्टिवली आप इसको डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो सत्ता रहेगी आप उसके अकॉर्डिंग सत्य हम खोज पाएंगे आप। पावर वर्क्स थ्रू इंस्टीट्यूशन, है ना, यानी कि जो पावर हमारा सत्ता जो है वो किससे काम करेगा, वो जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसके थ्रू हमारे काम करेगा, नॉट ओनली थ्रू लॉज। ठीक है, सत्ता कानूनों के साथ साथ संस्थाओं के माध्यम से भी कार्य करती है, यानी कि बस समझेंगे कि बस हमारे लॉ से सत्ता बनेगी, सिर्फ और सिर्फ लॉ से ही, कानून से, तो ऐसा नहीं है। लॉ क्या करता है कि जो हमारा सत्ता है कानूनों के साथ साथ संस्थानों के माध्यम से भी कार्य करता है। ठीक है, ये था इनका वन लाइनर कंक्लूजन मोड में। अब क्या है कि इसके थ्रू आप क्या करेंगे, एमसीक्यू कुछ कराऊंगा उसको आप करिए, देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया आर कंसिडर्ड एट द कोर मिशेल फुकोल्ट मेथोडोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में, यानी कि पहला का क्या होगा। देखिए आप इसको, जेनोलॉजी ऑफ पावर, इसके बाद होगी माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर। आप देखिए, अब जो जितना आपको पढ़ाया हूं, यहाँ पे कहीं माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर आया क्या, नहीं आया। ठीक है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आर्कियोलॉजी आया कि नहीं आया, आया आर्कियोलॉजी। ठीक है, पावर एट द सोसाइटल लेवल, इसकी बात हुई कहीं, सोसाइटल लेवल पे पावर कहीं बात हुई नहीं हुई। ठीक है, यानी कि जिनोलॉजी की बात हुई है और हमारे आर्कोलॉजी की बात हुई है। ठीक है, यानी कि वन और थ्री किस में है, वन टू, वन और थ्री इसमें है। ठीक है, ये सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है ना, कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मिशेल फुकोल्ट, है ना, कौन सा इनका नहीं है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये लिखे हैं, आपको बताया हूं मैं। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, ये भी। और डिसिप्लिन एंड पनिश, ये भी। लेकिन फॉर्म ऑफ टॉक्स, कैसे बात करने का तरीका जो है ना, उसको बताया क्या इन्होंने, नहीं, यानी कि ये। थ्री देखेंगे, ये है मैचिंग ना, एंथनी गिडेंस, ये फुकोल्ट, इनका क्या होगा, इसको कैसे किया जाए।
चलिए इसको देखते हैं, फोर्थ वन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट मेथोडोलॉजिकल कंपोनेंट इन फुकोल्ट वर्क्स, है ना। ये क्या है हमारा, देखिए, हमारा स्ट्रक्चुरेशन के बारे में बात की है, हम नहीं किए थे। फिनोमिनोलॉजिकल की बात किए थे, हम नहीं किए थे। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में बात किए थे, नहीं किए थे। तो क्या किए थे, आर्कोलॉजी, हाँ बिल्कुल आर्कोलॉजी किए थे। ओके। हु हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ डिबेट ऑन रीजन, लैंग्वेज, नॉलेज एंड पावर दैट कंट्रीब्यूट मच टू सोशियोलॉजिकल थ्योरी, यानी कि हम नॉलेज और पावर के बारे में कौन बात किए थे, हमारा फुकोल्ट ने, ठीक है। ओके। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का, विमर्श का किसने डेवलप किया था आइडिया, तो ठीक है, मिशेल फुकोल्ट ने। ओके। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मिशेल फुकोल्ट, कौन सा वर्क इनका नहीं है, डिसिप्लिन एंड पनिश ये है ना, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये है, ठीक है। ओके। अब बचे बी, ये और ये, ठीक है। तो इसमें ये है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये भी है लेकिन ये नहीं है। ओके, इसको देख लीजिएगा आप। एट्थ वन है कि इन फुकोल्ट्स व्यू historical documents are one way in which society recognize and develop a mass of documentation with which it is closely related. This is known as, अरे भैया जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात हो रही है और हिस्टोरिकल की बात हो रही है डॉक्यूमेंटेशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, हिस्ट्री यानी कि आर्कोलॉजी, ये होगा ना। तो ये हमारा आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। नाइन्थ में देखेंगे आप, ये नॉलेज ऑफ पावर, ये नॉलेज ऑफ पावर पहले फुकोल्ट खोजते हैं, ये है इनका क्या होना चाहिए, तो हमारे ये है इनका नॉलेज एंड पावर, ये हो गया। अब देखिए ए का टू कहाँ है, ए का टू यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक। और यानी कि ये और ये नहीं होंगे, काट दीजिए, ठीक। चलिए अब देखिए हमारा बी है सिग्निफायर्स एंड सिग्निफाइड, ठीक है। तो ये हमको पता नहीं है। रूल्स एंड रिसोर्सेस, ठीक है, रूल्स एंड रिसोर्सेस, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये होगा यार, सी। और एक्शन एंड ऑर्डर, ये तो अलेक्जेंडर है, तुम्हारा कौन बन रहा है, यस, ठीक। हु अमंग, इसमें देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मिशेल फुकोल्ट, कौन सा इनका वर्क नहीं है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये है भाई, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स ये भी है ना। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटीज, ठीक है, ये भी है हमारा, है ना। तो क्या नहीं है जो बचाइए, वर्ल्ड इकोनॉमी, गुड। इसमें देखिए इमाइल दरखाइम, आपको पढ़े हैं इमाइल दरखिम या दुर्खिम जो भी, तो हमारा फंक्शन इमाइल दरखिम में इनका क्या हो सकता है, इनका होता है फंक्शनलिज्म। ये इंटरप्रेटिव मैक्स वेबर आते तो इनका भी होता, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे गिड्स के बारे में देखेंगे, तो गिड्स हमारे क्या करते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, भी कहते हैं, है ना। ये पढ़े हैं आप, आपको पढ़ा जाऊंगा मैक्स वेबर, और ये हमारा गिड्स का इंटरप्रेटिव, है ना, बसते हैं मैक्स वेबर का जो है, ठीक है। ये हो गया। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, ये तो हमारे स्ट्रक्चरलिज्म, बहुत बढ़िया। और मिशेल फोकोल्ट के बारे में बात करेंगे तो हमारा पोस्ट मॉडर्निटी, यानी कि ये हो जाएगा। 12 देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 3 वॉल्यूम, किसको कौन लिखा है भाई, ठीक। इसमें आप जाइए, पहले हम हाँ, इसको देखेंगे, है ना। ये इसी को पढ़े हैं, ये फोकोल्ट हमारा कहाँ है, ये हम देखेंगे, ये हमारा पावर एज डोमिनेशन, एडुकेशन एंड पावर के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारे हो जाएगा पावर एज डिपेंडेंसी एंड, नहीं नहीं नहीं, द आयरन लॉ, इतना 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 नहीं, ठीक है। चलिए डी का हमारा 1 होगा, तो डी का 1 का हमारा यहाँ है ना, यानी कि ये हमारा सही होगा। ये क्या है, विच आर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी कंपोनेंट इन फुकोल्ट्स वर्क्स, कौन सा मेथोडोलॉजी फुकोल्ट वर्क में मेंशन है, चलिए इसको देखते हैं हम, कीजिए। देखिए कंस्टिट्यूट इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी, देखिए डिसिप्लिन इन पनिश जो है ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इनका मेथड नहीं है, इनका वर्क है ये, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटीज, ये भी हमारा इनका वर्क है, ये भी नहीं होगा, है ना। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ये आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज और ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये जो तीनों हैं, ये आपका हमारा आर्कोलॉजी यानी कि मेथड था कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, ऑर्डर ऑफ थिंग्स है, और ये यानी कि हमारा होगा, ठीक। और ये सारे सारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप इसको
करने का कोशिश कीजिएगा। आपको दे दिया हूँ मैं ये 20 ये और प्लस इधर आप कर लेंगे तो आ जाएगा, आप सॉल्व कर ले जाएंगे, और नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो फिर इसको मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो ये था आपका, आपको मैंने कुछ एमसीक्यू कराए, है ना, वन डे अरे वन लाइनर नोट्स आपको प्रोवाइड किया मैंने। ठीक है, रेलेवेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में बताया, मेजर वर्क्स मिशेल फुकोल्ट क्या था उसके बारे में बताया हूँ आपको, आर्कियोलॉजी एंड जीनोलॉजी क्या है उनको एक्सप्लेन किया है हमने, है ना, बायो पावर क्या होता है ना, तो बायो पावर पावर कुछ नहीं है, जो भी हमारे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम होंगे, वैक्सीनेशन कैंपेन होंगे, वो सब हमारे बायो पावर होते हैं। ठीक है, फिर हमारा पेनोप्टिकॉन क्या होता है, यानी कि हमारा जर्मी बेंथम से प्रेजेंट डिजाइन है उससे उन्होंने लिया, फिर उसके बाद मेटाफोर की तरह यूज किया उसने, ये बताया आपको। फिर हमारा डिसिप्लिन क्या है, कैसे बनती है, उसके बारे में हम लोग देखे हैं, है ना, और हमारा डिस्कोर्स क्या है, विमर्श क्या है ना, और विमर्श का पावर और नॉलेज से क्या रिलेशन है, उसको हम समझने का प्रयास किए हैं। और इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मिशेल फुकोल्ट का, कि पावर नॉलेज का रिलेशनशिप क्या है, उसको हम लोग अच्छे से समझे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इनकी जो क्या इंट्रो, इनको आप इंट्रो बोल सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन, इसको हम लोग समझे हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा, एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, यदि कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा, यदि पसंद आए होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो सोशोलॉजिकल थॉट पे डिपेंड हो और जिससे आपके एग्जाम निकल सके, कंसेप्ट क्लियर हो सके, तो इस चैनल पे आप बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।